कि एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से चांसेस हैं कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर एक्स्ट्रा में आ भी जाते हैं, तो वो जो 3-4 मैंने आपको क्वेश्चन्स बताए हैं, पहला बताया था मैंने आपको इन्फॉर्मलाइज़ेशन, कैजुअलाइज़ेशन वाला, व्हाई हमारी जो बल्क है हमारी पॉपुलेशन की वो रूरल बेस्ड है, या फीमेल की जो है वो लो एंड लोअर क्यों है रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, सॉरी। तो ये कुछ जो आपके क्वेश्चन और फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है? तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन्स थे जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। ऑल्दो जितने भी बच्चों आपके फॉर्मूले हैं, लेबर सप्लाई के, वर्कफोर्स के, अनएम्प्लॉयमेंट के, पार्टिसिपेशन रेट के, वर्कफोर्स के, ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो हमें एम्प्लॉयमेंट में बस उतना ही चैप्टर में उतना ही पढ़ना है। उतना भी कर लेंगे, मार्क्स धड़ाधड़ आप स्कोर करेंगे एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में से भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के बोर्ड के पैटर्न से। तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बच्चों, एज़ वी हैव अचीव्ड सो फार, लेकिन वो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई कीमत अब पे करनी पड़ रही है। बेटा एनवायरनमेंट को परेशान करोगे, तो आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट आपको परेशान नहीं करेगी? वो भी तो स्टेप बैक करेगी। तो वो भी तो आपको जवाब देगी ना, ठीक है? आजकल के टाइम पे आपने पेड़ कट कर दिए, ठीक है? आपको हो रहा है ना लंग कैंसर, ठीक है? आपने जगह एक तरीके से खत्म कर दी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन किया, तो भुगत तो हम लोग खुद ही रहे हैं ना। तो एनवायरनमेंट को जो हमने बच्चों बिगाड़ा है, उसकी कीमत भी हम लोग ही चुका रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में पैसा दे-दे करके। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ग्लोबलाइज़ेशन का एरा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज़ भी हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एनवायरनमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जो कि हमारे ह्यूमन की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है। हम अपने चारों ओर देखते हैं एनवायरनमेंट ही एनवायरनमेंट है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें बर्ड्स दिखते हैं, हमें एनिमल्स दिखते हैं, हमें फॉरेस्ट दिखते हैं, हमें हमें पानी दिखता है, हमें नदियाँ, हमें पहाड़, हमें एयर महसूस करते हैं, हमारे लैंड हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? ये धरती, ये आसमान, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सब क्या है बच्चों? ये सब एनवायरनमेंट है। और इसी एनवायरनमेंट में बच्चों एबायोटिक भी है फैक्टर्स और बायोटिक भी है। तो जो भी वाटर है, एयर है, लैंड है, तो बोल नहीं सकती। हम उसे देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, वो चल नहीं सकती, है ना? वो बात नहीं कर सकती, वो सुन नहीं सकती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेटा, ये एयर, वाटर जो है एक तरीके से एबायोटिक हैं। ऑल्दो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो आपके पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या हैं? आपके बायोटिक हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरलिंक्ड ही तो है। तो ये चीज़ है, तो प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब सिग्निफिकेंस में पहला क्या है कि एनवायरनमेंट ऑफर्स करता है रिसोर्सेज़ ऑफ प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लकड़ियाँ चाहिए, है ना? अगर आपको फर्नीचर बनाना है, आपको लकड़ी चाहिए या नहीं चाहिए? आप कहाँ से लेके आएँगे? आप पेड़ काटेंगे, उन्हीं से ही बनाएँगे, है ना? प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेदर के शूज़ बनाने हैं, लेदर के बैग्स बनाने हैं, कहाँ से लेकर के आएँगे वो आप लेदर? आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि कहाँ से वो लेदर आएगा। तो बेटा प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी हमें चाहिए चीज़ें, वो हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है? वो हमें हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है और एनवायरनमेंट है, तभी तो हमारी लाइफ है। आप मुझे बता दीजिए कि क्या आप बिना साँस लिए सर्वाइव कर सकते हैं? आप बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकते हैं? आपको क्यों आजकल के टाइम पे आपको अगर साँस नहीं आ रही, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स चढ़ते हैं, अगर बिना साँस के तो इंसान है ही नहीं। तो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हीं की वजह से ही आप जी रहे हैं। वो है, तो आप हैं, आपकी वजह से वो नहीं है। तो एनवायरनमेंट एसेसिमुलेट भी करता है हमारे वेस्ट को, है ना? जैसे किसी की भी डेड बॉडी है, अगर हम लोग दफना देते हैं, ठीक है? या कोई भी हमारे घर के जो कूड़ा है, जो भी हम लोग अब्ज़ॉर्ब करते हैं ना, वेस्ट को हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे बॉडी को दफना दिया, तो वो स्केलेटन जो है बाहर फेंक देगी, बाकी हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारी जो स्किन है, वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट। दूसरा, एनवायरनमेंट से एनहांस होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि जून की छुट्टियाँ हैं, हम तो मनाली जा रहे हैं, हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं, हम तो गोवा जा रहे हैं, हम लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, है ना? तो ये हमारी कहीं न कहीं जो सीनरी है, कुछ लोगों को माउंटेन्स पसंद है, कुछ लोगों को बीचेस पसंद है, कुछ लोगों को पहाड़ पसंद है ना? तो ये हमारी कहीं न कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही मेंटेन करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देन इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा कि एनवायरनमेंट क्राइसिस के बारे में कि क्यों जो एनवायरनमेंट का जो क्राइसिस है वो हो रहा है। पहली चीज़ ये कि जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है नेगेटिव एनवायरनमेंट की वो इम्पैक्ट इज़ हाई। मैनी रिसोर्सेज़ बचे एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। आजकल के टाइम पे आपको कभी चिड़िया चहकती हुई दिखती है? हम लोग कभी देखते हैं हम लोग मोर पहले के टाइम पे कितने ज़्यादा हुआ करते थे, हमें मोर नहीं दिखता, हमें शेर नहीं दिखता। हमें कहीं जाना होता है तो हम लोगों को तो ज़ू जाना पड़ता है शेर देखने के लिए। हमें कोई भी चीज़ देखनी है, तो हमें तो वहाँ जाना पड़ता है, हम लोग म्यूज़ियम जाते हैं, ज़ू जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज़ जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। क्यों? वेस्ट जो है जनरेट हो रहा है हमारा बियॉन्ड अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी के एनवायरनमेंट की अब्सॉर्प्टिव जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है। कहाँ जाएगा हमारा इंडिया, कहाँ जाएगा हमारा देश इतनी गंदगी लेकर के? इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, रिवर्स जो हैं
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं न कहीं ड्राइड अप हो रखी हैं, पानी जो हम पी रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है, ठीक है? जो एक्सटेंसिव और जो ये एक्सटेंसिव जो एक्सट्रैक्शन है बोथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ का, वो हो गया है। प्लस में एडेड टू द हेल्थ जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। हम लोगों को कैंसर होता चला जा रहा है। पहले के टाइम पे हमें मलेरिया, डेंगू, है ना? टाइफाइड ये सब चीज़ें जो है हमें हो रही हैं और जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को हम खराब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट हमें रिवर्ट बैक कर रहा है और कहीं न कहीं हमारा जो पैसा है वो किस पे लग रहा है हमारी हेल्थ पे लग रहा है। ग्लोबल एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओज़ोन जो डिप्लीशन है, वो भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अर्ली डेज में जब सिविलाइजेशन बिगेन ही हुआ था एक तरीके से, तो जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो पहले इतना ज्यादा नहीं था, तो हमारे पास जो सप्लाई थी ना रिसोर्सेज की, वो तो कई ज्यादा थी, ऑल्दो डिमांड इतनी थी नहीं। लेकिन आजकल तो भाई डिमांड इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है हर एक चीज़ की, लोगों को घर चाहिए, लोगों को फ्लैट्स चाहिए, लोगों को इंडस्ट्रीज़ बनानी है, लोगों को पता नहीं क्या-क्या नहीं बनाना। तो उसी चक्कर में भैया डिमांड तो होती चली जा रही है ज़्यादा और सप्लाई इतनी है नहीं। तो ऐसे केस में बच्चों क्या होता है बेसिकली कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस आने की वजह से पहले के टाइम पे देखो डिमांड जो है वो मच मच लेसर देन सप्लाई थी, ठीक है? तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल में था। सारी चीज़ें वेस्ट भी हमारी विद इन द अब्सॉर्प्टिव जो कैपेसिटी है उसके अंदर अंदर ही था। रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन, यानी कि रिसोर्सेज जो हमारे एक तरीके से एक्सट्रैक्ट हो रहे थे वो हमारे कम हो रहे थे रिसोर्स ऑफ रीजनरेशन से, और जो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी अराइज नहीं हो रही थी। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, हमारी जो ग्रोइंग नीड्स थी जो है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की, वो चेंज हुई और रिजल्ट क्या पड़ा, डिमांड जो है प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की ज्यादा हो गई। अब रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, रीजनरेशन का कम है ना? ऐसे केस में क्या होगा, प्रेशर जो है अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी का एनवायरनमेंट पे पड़ेगा और जिसकी वजह से ये जो है आपका रिजल्ट करेगा, रिवर्सल करेगा किसको, सप्लाई और डिमांड के रिलेशनशिप ऑफ द एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, ठीक है? आपको समझ में आ गया ये क्या है सप्लाई डिमांड रिवर्सल का? कि पहले के टाइम पर लोगों के पास जितना था वो संतुष्ट थे, ठीक है? एज़ सच कोई भाग-दौड़ नहीं चल रही थी, लाइफ बिल्कुल पेस में चल रही थी, कोई एज़ सच इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं था इतना नहीं था। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन कम था, रेट ऑफ रीजनरेशन ज़्यादा था, डिमांड इतनी नहीं थी, सप्लाई थी ज़्यादा, ठीक है? तो एनवायरनमेंट भी क्लीन था। धीरे-धीरे करके इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ा, डिमांड जो है रिसोर्सेज़ की बढ़ी, लोगों को ट्रीज़ काटने पड़े, लोगों को इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ी, लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्शन करना पड़ा और रेट ऑफ रीजनरेशन तो नहीं था इतना। जितनी तेज़ी से पेड़ कट रहे थे, क्या उतनी ही तेज़ी से पेड़ क्या जनरेट हो रहे थे? 10-10, 15, 25-25 साल लग जाते हैं बच्चे, एक पेड़ को जनरेट होने में, रीजनरेट होने में। लेकिन 1 मिनट में, एक ही झटके में वो काटे चले जा रहे थे। क्यों? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वज़ह से, फ्लैट्स बनाने के चक्कर में, ठीक है? इंडस्ट्रीज़ बनाने के चक्कर में, और इसी वज़ह से हमारी जो डिमांड थी वो ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई। कहीं न कहीं हमारा जो वेस्ट था, हमारी जो पॉपुलेशन थी, वो हमारी अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी से बाहर हो गई एनवायरनमेंट की, और जिसकी वज़ह से हमारा ये रिवर्सल हो गया, किसका? सप्लाई एंड डिमांड का। नेक्स्ट इज़ चैलेंजेस क्या-क्या हैं जो है इंडियाज़ की थ्रेट के। तो पहला क्या है, थ्रेट टू द इंडियाज़ एनवायरनमेंट की डिकोटोमी है। डिकोटोमी का मतलब क्या होता है? दो तरफ़ा। कहीं न कहीं जो थ्रेट था पॉवर्टी इंड्यूस्ड तो था, वो भी एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा था। लोग कह रहे थे कि आप ट्रीज़ काटो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो ट्रीज़ काटने के लिए गरीब लोगों को पैसे मिल रहे थे, उनको अपनी गरीबी हटानी थी और उनका एनवायरनमेंट का भी डिग्रेडेशन हो रहा था। एक था आपका थ्रेट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जो एरिया था, सेक्टर था, वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रहा था। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, ठीक है? प्रायोरिटी कि हमारी जो फर्टिलिटी थी बच्चों, लैंड की क्वालिटी ऑफ सॉइल थी, वो रिड्यूस हो रही, सॉइल इरोजन हो रहा था। फैक्टर्स इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा था, लोग ओवर ग्रेजिंग करते थे, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करते थे, फॉरेस्ट में आग लगा देते थे, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड था, वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, सॉइल जो थी अपने इरोड हो रही थी। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है? उसका लॉस हो रहा था, ठीक है? एक्सेसिव वाटर लॉगिंग हो गई थी, एस्टीमेट ऑफ द सॉइल जो था आपका हो रहा था वो, जिसके अंदर जो आपका सॉइल जो है वो इरोड हो रही थी, ठीक है? गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया ने जो क्वांटिटी है न्यूट्रिएंट्स की वो भी लॉस हुई थी हर साल फ्रॉम 5.8 टू 8.4 मिलियन टन। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे उसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रैटेजीज इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो अब जैसे ये पिक्चर देखो, आप पिक्चर हो सकता है यही पिक्चर आ जाए एग्जैक्ट एनसीईआरटी में बच्चों, इस चैप्टर में जितनी भी पिक्स हैं उसको आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि उन पिक्चर में से कहेंगे आइडेंटिफाई करो इस पिक्चर को और उसके बाद इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखो। तो इस
चैप्टर में से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उसमें से टेबल बेस्ड आ सकता है, वैसे इसमें से पिक्चर बेस्ड आ सकता है और ये डायरेक्ट में तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी आ सकता है। प्लस में आपका जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो है, प्लस में आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट अगेन मैं बोल रही हूँ पिक्चर बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इट रेफर्स करता है टू द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप तब से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ इस तरीके से चीजों को इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के पास भी भाई कुछ बच जाए यूज करने के लिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये अनेबल करती है ऑल जनरेशन को कि वो भी रिसोर्सेज का यूज कर पाए। तो प्लीज इस तरीके से चीजों को यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन भी, आने वाली पीढ़ी भी कुछ तो एटलीस्ट देख पाए, कुछ तो रिसोर्सेज का यूज कर पाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट है ये अलाउ करता है ऑल द फ्यूचर जनरेशन को टू हैव पोटेंशियल कि उनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। बेटा ब्रुंटलैंड का जो कमीशन है वो उन्होंने एम्फेसिस किया था, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूनकैट जो था बेसिकली, तो ब्रुंटलैंड का जो कमीशन है आपका, उन्होंने एम्फसाइज किया था इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। यूनकैट में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 1973 या 83 की ये बात है। तो वो चीज जो है वो हुआ था, अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे कि एक तो ह्यूमन ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसको आप एक तो लिमिट करें, फिर इतना करें कि जितना की कैरिंग कैपेसिटी के हमारे कंट्रोल में हो। तो नेक्स्ट है आपका कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो शुड बी आपका इनपुट एफिशिएंट होना चाहिए, नॉट इनपुट कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसको स्टार्ट किया जाए सस्टेनेबल बेसिस से, कि रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन इतना भी ना हो कि नॉट एक्सीडिंग द रेट ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इनएफिशिएंसी अराइज कर रही थी पॉपुलेशन से, तो उसको भी आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रैटेजीज क्या क्या है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है 1987 में जो है इसका आया था, ब्रुंटलैंड जो कमीशन था उन्होंने ये सेटअप किया। जैसे यहाँ पे भी आपको जो है इसके बारे में बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंस बेसिकली हुई थी जिसको हम लोग यूएन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये थी। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में हुआ था। तो ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए यहाँ पर। ओके देन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है देखो। स्ट्रैटेजीज पहले तो है देखिए बेटा कि अगर आपको देखो, अगर हम लोग रिलायंस करें किस पर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर। अब जैसे हमें आजकल आपने देखा होगा, अगर अगर आप सोलर एनर्जी के थ्रू या सोलर पैनल्स अगर आप अपने घर पे बना रहे हैं तो वो सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। क्यों दे रही है? एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। क्योंकि देखिए बेटा हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो मोस्टली लोग थर्मल से जनरेट करते हैं, है ना? थर्मल से जनरेट करते हैं, लेकिन उससे बहुत पॉल्यूशन भी होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है। तो आप उससे ना जनरेट करके क्यों ना आप सोलर जनरेशन करें, विंड करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, है ना? हाइड्रो पावर्स का एक तरीके से इस्तेमाल करें जो कि इको फ्रेंडली है। दूसरा, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करें, एलपीजी गोबर गैस को यूज करें रूरल एरियाज में। स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं ऑन द डिस्पोजल, कि जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप चिमनीज का यूज कर सकते हैं या कुछ भी ऐसे जिससे आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाए, वेस्ट जो है वो ज्यादा ना जा पाए। अवेयरनेस करें कंजर्व करने के लिए किसको, नेचुरल जो है आपके रिसोर्सेज हैं उनको। प्लस में सीएनजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अर्बन एरियाज में। जैसे आपने देखा होगा आजकल तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि सीएनजी की गाड़ियां भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक इवन व्हीकल्स भी आ रहे हैं। जियो मुकेश अंबानी ने अभी इलेक्ट्रिकल्स जो हैं बाइसिकल्स भी लॉन्च करी हैं। तो सीएनजी जो है हम लोग यूज कर रहे हैं किसके अंदर, अर्बन एरियाज में। सीएनजी चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे बसेस हो। ठीक है, तो सीएनजी जो है उसमें लग रहा है। विंड पावर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल जो है वो हम लोग अपने अपने घरों में जो है लगा सकते हैं। सोलर पैनल जो है इससे भी आपका बिल भी कम आएगा, प्लस में अबंडेंट हमारे पास सनलाइट आती है तो हम लोग उसको भी एक तरीके से जो है यूज कर सकते हैं। मिनी हाइडल के प्लांट्स जो हैं बच्चों उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी माउंटेन जो रीजन्स हैं एक तरीके से उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, प्लस में आप जो है बायो एक तरीके से पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस में बायो कंपोजिटिंग का भी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का भी एक तरीके से काम कर सकते हैं। ये आपका अलग से भी आ सकता है पॉइंटर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी स्ट्रैटेजीज। बेटा स्ट्रैटेजीज आप अपनी बुक्स में से बहुत ही अच्छे से कीजिएगा प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर स्ट्रैटेजीज आती हैं तो पहले आप डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से पिक्चर बेस्ड आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो पिक्चर हमें अच्छे से करनी है एनसीईआरटी की बुक्स में से। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग माई चैप्टर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिए गए हैं। मैंने आपको जितने भी सीबीएसई में आने के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और प्लीज
जो है आप इस वीडियो को देखिए, एनालाइज कीजिए कि पेपर का क्या पैटर्न है, किस में से किस टाइप का आ रहा है, वो ऑलरेडी मैं आपको गाइड करती चली जा रही हूँ, बस आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू डू हैव एनी क्वेरी, इफ यू डू वांट माय पीडीएफ नोट्स, प्लीज़ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप उसमें से जाकर के मेरे सारे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। प्लस में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।